हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपका एनसीईआरटी क्लास 11th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 जो चैप्टर का नेम है समुच्चय, जिसको इंग्लिश में आप सेट्स कहते हैं। देखिए, ये 11th क्लास का मेरा पहला वीडियो है और उसका पहले चैप्टर का नाम है समुच्चय। जैसा कि पिछली क्लास में आप नहीं पढ़े होंगे, हो सकता है कि आप 8th क्लास में पढ़े हों कि समुच्चय क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आप जानिए कि समुच्चय क्या है। किसी भी संगठन या समूह को सुपरिभाषित करने का ढंग ही या तरीका ही हमारा क्या कहलाता, समुच्चय। लेकिन ये ध्यान रखें, उसमें किसी विशेष वस्तु का चयन नहीं किया जाता है। इस तरह के जो भी हमारी संकल्पनाएं आती हैं वो समुच्चय के अंतर्गत होती हैं। दूसरी बात, समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं या जो भी अंक होते हैं या जो भी आंकिक मान होते हैं वो हमेशा बड़े मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखे जाते हैं। कोई भी समुच्चय का अवयव हम लिखेंगे तो ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसको हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर ही लिखते हैं। समुच्चय को लिखने की दो विधियाँ हैं, लेकिन उसके पहले हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि समुच्चय क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें ये जो ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है, एक हम आपको पढ़ाने के माध्यम है, जबकि इससे बहुत से लोग जुड़े हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सा लड़का जो पढ़ने में तेज हो वही पढ़े। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लड़का पढ़ने में तेज है वो पढ़े, बाकी जो कमज़ोर है उसको आप ना पढ़ें ना देखें। तब यहाँ पर समुच्चय की बात नहीं होगी। अब समुच्चय एक समूह हो गया। अगर ये ऑनलाइन क्लास आपका चल रहा है, इसको देखने वाले पढ़ने में तेज जो बच्चे वो भी देख रहे हैं, लड़के लड़कियां सब देख रहे हैं। इसलिए ये जो पूरा हमारा समूह है, नेटवर्किंग, एक प्रकार का समुच्चय हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में हम कह दें इसको पढ़ने वाले केवल जो पढ़ने में तेज लड़कियां हैं वही इस वीडियो को देखें, तब ये हमारा समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हमने विशेष लड़कियों को जो पढ़ने में तेज हैं उनको हमने अलग कर दिया। यह समुच्चय नहीं होगा। तो बात मेरी समझ में आई सही बच्चों को? हाँ, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उसका कंफर्मेशन आपको ज़रूर किया जाएगा। ध्यान रखिए, हमने कहा समुच्चय किसी समूह, संगठन या समूह को सुपरिभाषित करने का ढंग ही हमारा क्या कहलाता है, समुच्चय। लेकिन ध्यान रहे, उसमें किसी विशेष वस्तु का चयन नहीं किया जाएगा। अगर कोई विशेष वस्तु, व्यक्ति, स्थान का अगर हम नाम लेते हैं तो समझ लीजिए वो कभी भी समुच्चय नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कह दें, वैसे तो आज मॉडर्न एज में क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं। जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी आज तक रहे होंगे, अगर उनमें हम कह दें कि बताइए पूरे विश्व के मशहूर खिलाड़ियों में, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सचिन तेंदुलकर का नाम ले लें, ब्रायन लारा का नाम ले लें, क्रिस गेल का नाम ले लें, जबकि और ये अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन खिलाड़ी तो और भी हैं, लेकिन इनको हम विशेष रूप से चयन किया है। इसलिए जो पूरे खिलाड़ियों का समूह था उनसे हमने इनको अगर अलग कर दिया है तो ये समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएंगे। अगर हाँ ऐसा हो जाए कि पूरे विश्व के जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं वो सभी समुच्चय के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अगर हम किसी विशेष व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान को अलग कर देते हैं तो वह समुच्चय नहीं आएगा। और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हम कह दें कि बताइए भारत में जितने मुख्य वैज्ञानिक हैं, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व के नहीं, भारत के जितने मुख्य वैज्ञानिक हैं, आप मुख्य वैज्ञानिकों में नाम ले, बहुत से नाम आएंगे, वेंकट रमन का आएगा, उसको भाभा का भी नाम आएगा। तो ये महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, लेकिन वैज्ञानिकों का ढेर सारा समूह भारत में भी है, लेकिन उनको अगर हमने अलग कर दिया तो ये समूह आपका नहीं कहलाएगा। इसलिए ये भी समुच्चय नहीं। हाँ, अगर हम कह दें कि बताइए जंगल में जानवरों का समूह, जंगल में जानवरों का समूह, ये भी एक समुच्चय है, ये भी एक समुच्चय है। लेकिन अगर हम आपसे कह दें कि किसी जंगल में भयानक जानवरों का समूह, तब ये कन्फर्म सी बात है, ये आपका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि जानवर सभी हो गए हैं। अगर भयानक की बात कहेंगे तो खतरनाक आएंगे, उसके दल से हमने उनको अलग कर दिया है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, समूह के साथ साथ किसी विशेष वस्तु का चयन ना किया गया हो। अगर कोई विशेष वस्तु, स्थान या नाम का अगर चयन हम अलग कर देते हैं तो वो समुच्चय के अंतर्गत नहीं आएगा। दैट्स क्लियर। अब देखिए,
समुच्चय लिखने की दो विधियां हैं। एक तो हमारी रोस्टर विधि है, एक हमारी रोस्टर विधि है और दूसरी है सारणी विधि। अब ध्यान दीजिए, दोनों विधियां क्या होती हैं इनके बारे में आपको बताते हैं। एक तो आपकी रोस्टर विधि है और दूसरी है सारणी विधि, या कभी कभी एक आप कहते हैं सारणी विधि और एक होती है प्रतीकात्मक विधि। दोनों सेम बातें हैं। ध्यान कीजिए, अगर किसी समूह को हम अलग अलग करके अगर उनके बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं सारणी विधि। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम लिख दें 2 से 10 तक के लेके सभी सम संख्याएं, 2 से लेके 10 तक की सभी सम संख्याएं, तो ऐसे लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी सम संख्याएं हैं। इसको हमने लिख दिया सारणी विधि में। अगर इसी को हमको लिखना हो प्रतीकात्मक विधि में, प्रतीकात्मक का मतलब हम आंकिक मान में नहीं, उसको एक विशेष नाम से हम व्यक्त कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहां हम लिख देंगे 2 से 10 तक की 2 से 10 तक की सम संख्याएं। अब देखिए, दोनों वही बातें हैं लेकिन लिखने का तरीका अलग है। हमने लिखा 2, 4, 6, 8, 10 एक सारणी के रूप में, हमने एक सीरियल में क्रम से इनको लिख दिया है और इसको हम कहते हैं प्रतीकात्मक विधि। और यही बात यहाँ भी हम 2 से 10 तक की सम संख्याएं लिखे हैं, वही काम यहाँ भी हमने लिखा है कि 2 से 10 तक की सम संख्याएं। तो दोनों एक ही बात है, बशर्ते उसको आंकिक मान में बीच में कॉमा लगा के लिखते हैं और इसको हम क्या करते हैं, किसी नाम से बोध करा देते हैं जिससे वो बोध हो। तो समीकरण यानी समुच्चय को लिखने की दो विधियां हमने बताया, एक सारणी और एक दूसरी होती है रोस्टर विधि, और तीसरी भाषा में उसी को आप कहते हैं प्रतीकात्मक विधि। ये रही समुच्चय की बात। और देखा जाए समुच्चय की परिभाषाएं भी बहुत हैं। अब देखिए, एकल समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट सेट या यूनिटरी सेट्स। देखिए, वैसे भी अगर हिंदी आप सब लोग पढ़ते ही हैं, एक का मतलब होता है एक, ला भी लग गया तब भी एकल हो गया, मीन्स एक। ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसमें हमने जितने भी समुच्चय लिखे हैं उसमें केवल एक अवयव हो। अब अवयव की बात है, वो चाहे आपके नंबर्स हों या आपके अक्षर हों, या तो आपकी डिजिट हो गए या तो अक्षर आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने लिखा है एक, ये जरूरी नहीं कि एकल अवयव है तो इसमें एक ही लिखा जाएगा, केवल आपकी डिजिट एक होनी चाहिए। एक भी हो सकता, 2 भी हो सकता, 3 भी हो सकता, 10 भी हो सकता, 20 भी हो सकता है, केवल एक अवयव हो। उसी तरह से अगर यहाँ हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख, A to Z इनमें से कोई एक ही अक्षर। अगर हम क ख की बात करते हैं, उनमें से क में से लेकर कोई भी एक ही अक्षर हम लिखेंगे। इस तरह का समुच्चय जो हमारा कहलाता है एकल समुच्चय। दूसरी बात आती है रिक्त समुच्चय की। ध्यान दीजिए, रिक्त समुच्चय क्या होता है, जिसको आप न्यूल सेट बोलते हैं। वैसे भी समझिए, रिक्त का मतलब होता है जो बिल्कुल खाली हो, जिसकी तुलना अदरवाइज हम किसी से ना कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। या आप कह सकते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें उसका कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, वो हमारा कहलाता है रिक्त समुच्चय। फॉर एग्जाम्पल, और रिक्त समुच्चय को ध्यान दीजिएगा, रिक्त समुच्चय को किससे व्यक्त करते हैं, केवल फाई या तो मझला कोष्ठक। लेकिन ध्यान रहे, मझले कोष्ठक के अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर मझले कोष्ठक के अंदर अगर हम फाई लिख देते हैं तो वो रिक्त समुच्चय नहीं क्या कहलाता है, आपका एकल समुच्चय। ये ध्यान रखिए, रिक्त समुच्चय को या तो फाई या तो हम मझले कोष्ठक से व्यक्त करते हैं। अब रही इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होगा
वो हमारा क्या कहलाता है, रिक्त समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये नंबर्स आपके लिखे हैं 1 3 5 7 9 और आपसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं कि इसमें लिखी हुई सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। इसमें लिखी हुई संख्याएं या इस समुच्चय में लिखी हुई संख्याएं सभी सम संख्याएं हैं। हमने क्या बताया आपको, ऐसा समुच्चय जिसमें उसका कोई भी अवयव उपस्थित ना हो या जो हो और जिसका प्रश्न कर रहे हैं वो उसमें उपस्थित ही ना हो, वो हमारा कहलाता है रिक्त समुच्चय। देखिए प्रश्न इसमें है कि 1 3 5 7 9 ये सभी ओड नंबर हैं, मीन्स विषम संख्याएं हैं और आपसे हम प्रश्न कर रहे हैं ये लिखी हुई सभी सम संख्याएं हैं। तो बताएं, आप देखें इसमें क्या कोई भी सम संख्या है? नहीं है, क्योंकि ये लिखी गई सभी विषम संख्याएं हैं। इसलिए प्रश्न ये विषम संख्याएं हैं और प्रश्न कर रहा कि ये लिखी हुई क्या सम संख्याएं हैं, तो ये सम संख्याएं नहीं हैं। कैसी हैं ये? विषम संख्याएं। तो अकॉर्डिंग टू जो प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा रिक्त समुच्चय। आगे देखते हैं। परिमित समुच्चय इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट सेट, ध्यान के अगर थोड़ा सा आप गौर करें, हिंदी के जो आपके अक्षर आते हैं, शब्द बनते हैं, उन पर ध्यान दें। परिमित का मतलब जिसकी संरचना, आकार या जिसका आकलन आप कर सकें, वही आपके परिमित है। तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव एवं अवयवों की संख्या निश्चित हो, ऐसे दो समुच्चय हमारे कहलाते हैं परिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय हमारा परिमित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर हम कह दें कि बताइए भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, जितने भी प्रेसिडेंट शुरू से लेके अब तक भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनका समुच्चय लिखा जाए, तो उसके जितने भी समुच्चय होंगे, जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी संख्या निश्चित है। तो कंफर्म है इसमें जो भी समुच्चय हमारा दिया होगा वो परिमित समुच्चय होगा। या हम ये कह दें कि आज तक भारत में जितने भी महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, या कह दें उत्तर प्रदेश में जितनी महिला मुख्यमंत्री बने हैं उनका नाम भी एक निश्चित है। इसलिए ऐसे जो सेट्स आएंगे या ऐसे समुच्चय जिनमें अवयव की संख्या निश्चित होगी वो हमारे परिमित समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पे डिजिट में आपको दिखाते हैं, जैसे 2 4 6 8, ये कंफर्म सी बात है, इसमें 4 अवयव से ज़्यादा नहीं लिखे गए हैं, ये हमारा परिमित समुच्चय होगा। लेकिन अगर यही हम ऐसा लिख दें, इसमें अवयव की संख्या अब निश्चित नहीं रह गई है, इसका मतलब है कि हमको पूरे अनंत तक सम संख्याएं लिखना है, तो यहाँ ये फिक्स नहीं रहा है, इसलिए आपका ये परिमित समुच्चय नहीं होगा। जिसमें अवयव की संख्या निश्चित हो वो आप समझ लीजिएगा परिमित समुच्चय हो जाएगा। सॉरी, हमने इंग्लिश में थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक किया था, ये परिमित समुच्चय की इंग्लिश हो जाएगी फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपको पढ़ाते हैं अपरिमित समुच्चय क्या होता है, जिसको आप इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, उसी का जस्ट रेसिप्रोकल, जस्ट अपोजिट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित न हो वो हमारा कहलाता है अपरिमित समुच्चय। एग्जाम्पल के तौर पे विश्व में जितने भी जानवर हैं, विश्व में जितने भी जानवर हैं उनका समूह की बात अगर हम करें तो विश्व में जितने जानवर हैं उनकी संख्या आप निश्चित नहीं कर सकते हैं। इसलिए वो जो समूह हो जाएगा वो समुच्चय तो व्यक्त करेगा लेकिन परिमित नहीं समुच्चय होगा, वो क्या हो जाएगा अपरिमित। जैसे अगर ये गिनती भी हम लिखें 1 1 1 1, ऐसे बार बार हम लिखते जाते हैं जिसकी संख्या तो निश्चित नहीं है, लेकिन
एक बात ये जरूर है कि यह एकल समुच्चय जरूर हो सकता है। क्यों? इसमें केवल एक अवयव है जो बार बार आता जा रहा है, लेकिन यह संख्या निश्चित नहीं है कि यह कितनी बार आया है, तो यह भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। तो हमने आपको पढ़ाया एकल समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अब देखिए आगे बात आता है समान समुच्चय की, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं इक्वल सेट्स। समान समुच्चय इक्वल सेट। इक्वल सेट्स, इसमें ध्यान। अब समान का मतलब होता है ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयव तथा अवयवों की संख्या समान हो। ऐसे दो समुच्चय जिसमें अवयव भी समान हो और उनकी संख्या भी समान हो, तो ऐसे समुच्चय हमारे समान समुच्चय कहलाते हैं। ऐसा हो सकता है कि उनका क्रम क्यों ना ही बदला हो, क्रम बदला जा सकता है, लेकिन अवयवों और अवयवों की संख्या तो बदला नहीं जा सकता है। ऐसे दो समुच्चय हमारे समान समुच्चय कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने लिखा A, B, C, D, और दूसरा समुच्चय एक हम ले रहे हैं B, C, D, A। हमने क्या बताया आपको? ऐसी दो समुच्चय जिनमें अवयव तथा अवयवों की संख्या समान हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है अवयवों का क्रम बदला हो, आगे पीछे कोई भी अवयव लिखे जाएं, लेकिन हमेशा अवयव वही रहने चाहिए और उतने ही अवयव होने चाहिए। जैसे काउंट करें, पहले समुच्चय में A, B, C, D 4 ही अवयव हैं और वो क्रम से हैं, लेकिन दूसरे समुच्चय में भी काउंट करके देखें 1, 2, 3, 4 ही अवयव हैं। अवयवों की संख्या निश्चित हो गई है, लेकिन अवयव देखें, यही सब अवयव यहाँ लिखे गए हैं, लेकिन इनके क्रम को बदल दिया गया है। इसलिए ये दोनों जो समुच्चय होंगे वो समान समुच्चय होंगे। हाँ, अगर इसी में ऐसा हो जाता, एक अवयव अगर इसमें हम और लिख देते हैं, हमने आगे लिख दिया ए, लेकिन इसमें हमने ए नहीं लिखा है, तो ये कन्फर्म सी बात हो गई कि ये समान समुच्चय नहीं हुआ। क्यों? कि इसमें 5 अवयव हो गए हैं और इसमें कुल कितने अवयव हो गए हैं? 4। इसलिए ये समुच्चय आपका समान समुच्चय नहीं होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी आपकी डिफिनीशन आएगी। असमान समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, इन सभी की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसलिए आप ऑनलाइन क्लास आज से आपका चालू हो गया है, घर पे रहिए और घर पर ही अपने मोबाइल से आप ये ऑनलाइन क्लास को देखिए। हाँ, इंस्ट्रक्शन और देखिए, सबसे लास्ट में सबसे शुरू में हमको बताना चाहिए, देखिए भाई कोविड-19 से आप लोग जरूर बचिए, घर पर रहिए, अन्यत्र स्थान पर कहीं जाते समय ये ध्यान दीजिए मास्क का जरूर प्रयोग कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप जरूर कीजिए। कहीं भी कंजक्शन में आप जाएं तो ये जरूर ध्यान दीजिए कम से कम एक दूसरे के बीच की दूरी कम से कम 2 गज की दूरी और जरूर होनी चाहिए। अगर आप सेफ हैं तभी दूसरे को सेव कर पाएंगे। ये ध्यान कीजिए, आप तो सेफ हैं, इसको भी ध्यान देना कि आप सेफ हैं। हो सकता है दूसरा सेफ ना हो, तो आप कितना भी सेफ रह के दूसरे, अगर दूसरा सेफ नहीं तो आप भी कंजक्शन में आ जाएंगे। इसलिए कोविड-19 से आप जरूर बचिए, अपनी सुरक्षा आप स्वयं कीजिए। दैट्स ऑल। इसके अगले वीडियो में फिर आपको हम पढ़ाएंगे। ये वीडियो हमारा आर्यन सिंह पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज मेरा पट्टे उतराव के सौजन्य से चालू हो रहा है, इसलिए आप सब लोग वीडियो को देखें। हाँ, जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन बन रहा है आपको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पूरा आपका डाउट जो है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से क्लियर किया जाएगा और पूरी हमारी टीम मिलकर यही प्रयास कर रही है कि सारी क्लासें आपकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जितने टोटल क्लासें आपकी हैं वो सब सुचारू रूप से रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इसलिए आपका यह दायित्व बनता है, जब तक ऑफलाइन क्लास ना चालू हो तब तक आप घर पे रहिए और ऑनलाइन क्लास से आप अपनी स्टडी को जारी रखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थैंक यू।